हेलो दोस्तों, लीपी क्लासेस के डेली आंसर राइटिंग के डे 7 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं GS3 में जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है, यानी कि जो इनिशियल टॉपिक है, उसमें से प्लानिंग के बारे में एक सवाल, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के फंक्शनिंग में किस तरीके से डिफरेंसेस आए हैं, क्या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें डिफरेंसेस हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे आज के क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन कहता है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया has been replaced by a think tank model of economic governance and Niti Aayog has a lesser role to play than erstwhile planning commission. Critically analyze. एक स्टेटमेंट आपको दे दिया है। इस स्टेटमेंट के अंदर वो ये कहता है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस का मॉडल अब जो चल रहा है वो थिंक टैंक बेस्ड चल रहा है। थिंक टैंक मतलब कि आपको आइडियाज पॉलिसीज के बारे में एक्सपर्ट राय जाननी है तो नीति आयोग के पास जाइए, लेकिन 5 ईयर प्लान्स बनाने हैं और उनके फंड्स की एलोकेशन करनी है, यानी कि एक्टिव रोल अगर प्ले करना है इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर, तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन जो था वो काम किया करता था ज़्यादा, तो नीति आयोग का रोल अब कम है। इस स्टेटमेंट को आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। देखिए, अगर हम बात करें आपको क्या कंटेंट इसमें चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सी आपको कंटेंट चाहिए। देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में पता होनी चाहिए और नीति आयोग के बारे में पता होनी चाहिए। ये आप 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, GS2 में भी पढ़ोगे, बिकॉज देर आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जहां पे आपको नीति आयोग के बारे में पता लगेगा। और GS3 में क्योंकि हम प्लानिंग पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम वहां पे भी ये पढ़ेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं GS3 में करवा रहा हूं और उस पर्सपेक्टिव से करवा रहा हूं दैट ये GS3 में पूछा जाएगा, तो आप इसमें एग्जाम्पल्स भी उसी तरीके से देंगे जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा रहेंगी। ये आपने बात ध्यान देनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है GS3 इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने असेस क्या करना है, हमने असेस ये करना है दोस्तों कि we have to draw a comparison between नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, दैट इज क्वाइट क्लियर। तो ये चीज अगर आपने असेस कर ली तो आप ये भी असेस कर पाएंगे कि आप टेबल बना सकते हैं। टेबल से स्पेस भी कम इस्तेमाल होगी और कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें आप यहां बता पाएंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे नीति आयोग को और प्लानिंग कमीशन को, तो हमें कुछ अंतर भी नजर आएंगे, कुछ सिमिलैरिटीज भी। सिमिलैरिटीज थोड़ी कम, अंतर कुछ ज्यादा। दूसरी चीज, अब जब ये बता दिया उसने हमने कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में क्या फर्क है, तो अल्टीमेटली हमें क्या प्रूव करना है कि नीति आयोग का रोल लिमिटेड है या नहीं। नाउ बिकॉज दिस इज क्रिटिकली एनालाइज, तो हमें दोनों पक्ष रखने पड़ेंगे और फिर जजमेंट देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जैसे क्रिटिकली एनालाइज इज जस्ट लाइक यू आर अ जज एंड यू हैव टू एनालाइज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के सपोर्ट में, स्टेटमेंट के फेवर में, अगेंस्ट भी, और एंड में एक जजमेंट दे दो। ठीक है, तो क्या करोगे आप पहले नीति आयोग के बारे में बता दोगे इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, कि ये आपस में इनका क्या लिंक है, कि देखिए नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों ही एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से बनाई गई हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ये भी मेंशन कर सकते हो आप, नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और 2014 में नीति आयोग ने रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन को, जब से हमने 5 ईयर प्लान वाला मॉडल जो है वो खत्म कर दिया। तो आखिरी 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 2012 से 2017 तक था। उसके बाद हमने रिप्लेस कर दिया, हमने कहा कि हम 5 ईयर प्लानिंग नहीं करेंगे। अब उसके लिए नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या था? कीवर्ड क्वेश्चन में था दोस्तों, कीवर्ड था क्रिटिकली एनालाइज, कीवर्ड था इकोनॉमिक गवर्नेंस, ठीक है, कीवर्ड था थिंक टैंक। तो ये चीजें जो हैं हमने ध्यान देनी है इसमें। अब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में 2 सिमिलैरिटीज है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, और दोनों ही गवर्नमेंट पॉलिसीज और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन तो करते हैं, डिसीजन कितना लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन दे टॉक अबाउट दैट वेयर द गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज देयर पॉलिसीज। तो नीति आयोग के 3 ईयर एक्शन प्लान, 7 ईयर एक्शन एजेंडा ऐसे आते रहते हैं, तो वो चीज़ गवर्नमेंट को कौन से क्षेत्रों में किस तरीके की पॉलिसी अपनानी चाहिए उसके बारे में बात करता है। सिमिलरली नीति प्लानिंग कमीशन भी करता है,
एक और चीज, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में दोनों में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती थी, जबकि प्लानिंग कमीशन में होती थी इन द फॉर्म ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, जिसके हेड होते थे प्राइम मिनिस्टर साहब। नीति आयोग में ये गवर्निंग काउंसिल के थ्रू होती है और वो नीति आयोग का ही पार्ट है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन से एक अलग बॉडी थी, लेकिन नीति आयोग का पार्ट ही है गवर्निंग काउंसिल। ये कुछ माइनर सिमिलैरिटीज जो हमें नजर आ रही है। मेन बात आती है डिफरेंसेस पे, कॉन्ट्रास्ट करना है दोनों के कामकाज के तरीके को। प्लानिंग कमीशन का काम था कि वो 5 ईयर प्लान्स बनाएगा ताकि हम इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सके। तो 12 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन ने बनाए। नीति आयोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा है। फॉर 3 ईयर एक्शन एजेंडा उसने सबसे पहले निकाला, स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 2022 के लिए उसने एजेंडा निकाला, ठीक है। साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स भी बनाता रहता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डबलिंग फार्मर्स इनकम पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये सब नीति आयोग करता है। प्लानिंग कमीशन क्या करता है? प्लानिंग कमीशन इंप्लीमेंट स्टेजेस ऑफ पॉलिसीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहता, जबकि नीति आयोग का काम यह भी है कि जो स्कीम्स वो जिसके स्कीम्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है ना, उन सभी स्कीम्स में वो ग्रास रूट लेवल तक काम करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें 117 से ज़्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनको पहले बैकवर्ड रीजन्स कहा जाता था, वो आइडेंटिफाई किए गए और वहां पे प्रॉपर 5 पिलर्स के ऊपर आधारित उन इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए काम किया जाता है। इसके लिए वो डेल्टा रैंकिंग्स भी निकालते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स हैं उसकी एंड स्टेज की इंप्लीमेंटेशन अगर हम नीति आयोग के पास रखते हैं तो वो उस पर काम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट स्कूल्स एंड अदर स्कूल्स, वो 6 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स बनवाता है। तो नीति आयोग का काफी एक्टिव रोल है इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फ्यू प्रोग्राम्स ऑल्सो। तीसरा डिफरेंस, हमारे संविधान के अंदर 2 तरीके की ग्रांट्स मेंशन की गई है। एक है आर्टिकल 275 जिसको स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कहते हैं, और एक है आर्टिकल 282 के अंदर जिसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स कहते हैं। जब तक प्लानिंग कमीशन था तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स दी जाती थी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के थ्रू स्टैट्यूटरी ग्रांट्स मोस्टली दी जाती हैं, और प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन के तहत डिस्क्रिशनरी मतलब कितना किस स्टेट को देना है, ये डिस्क्रिशन है सेंटर की। जबकि फाइनेंस कमीशन वाली ग्रांट्स डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन कि कितना फंड्स डिवॉल्व करने हैं, कितने ग्रांट्स प्रोवाइड करने हैं, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है। यहां पे नीति आयोग का कोई रोल नहीं है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स को वो एलोकेशन में काम नहीं करता है। एक और डिफरेंस यहां पे आ जाता है स्टेट्स का। स्टेट्स प्लानिंग कमीशन का डायरेक्ट पार्ट नहीं थे, इनडायरेक्टली उनको एक किसी और संस्था जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें रखा गया था, उनमें पार्टिसिपेशन थी उनकी, जिसको प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट किया करता था। और तो और स्टेट्स को प्री पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्टेज, यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन से पिछले स्टेज पे उनसे कंसल्टेशन नहीं होती थी। जहां तक है बात नीति आयोग की, तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है नीति आयोग इन द फॉर्म ऑफ गवर्निंग काउंसिल। साथ ही साथ प्री पॉलिसी फॉर्मुलेशन में स्टेट्स को कंसल्ट जरूर किया जाता है नीति आयोग के अंदर। तो डिफरेंसेस हम बता रहे हैं। प्लान एक्सपेंडिचर, ये भी प्लानिंग कमीशन की बजट में, पहले बजट में क्या होता था कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 2 तरीके की क्लासिफिकेशन होती थी। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब वो 5 ईयर प्लान्स के अंदर जिन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स या सेगमेंट्स के लिए खर्चा करना है उसकी अलग से हेड बनता था, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बाकी एक्सपेंडिचर के ऊपर होता था। लेकिन अब ऐसा है नहीं, क्योंकि नॉन प्लान और प्लान की बाइफर्केशन नहीं है, तो नीति आयोग को इस तरीके से पॉलिसीज को इम्पोज करने की, हाँ जी ये स्कीम में इतना पैसा जाना चाहिए, या ये पर्टिकुलर सेगमेंट में, सेक्टर में इतना पैसा जाना चाहिए, ये नीति आयोग का कामकाज नहीं। अब हम बात करते हैं क्रिटिकली एनालाइज करने पे कि क्या चीज नीति आयोग की कमियां हैं और क्या चीज उसकी बेहतरी, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट को दर्शाती है। और ये फाइनली हम ये बताएंगे कि हम सरकार को गलत तो नहीं कहने वाले हैं कि उन्होंने नीति आयोग ऐसे ही बना दिया और प्लानिंग कमीशन सही था, ये भी आपने याद रखना है। इसीलिए हम पहले गलतियां पॉइंट आउट कर लेंगे कि क्या कमियां रह गई, और क्या उसकी अचीवमेंट्स है वो बाद में पॉइंट आउट कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों। कहने का ये मतलब कि हम जब किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उसके नेगेटिव पॉइंट पहले बताओ और पॉजिटिव बाद में, तो ज्यादा अच्छे से बंदा जस्टिफाई हो पाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को कन्विंस करना है कि सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के क्या फ़ायदे हैं
और क्या नुकसान है। अगर आपने कन्विंस करना है किसी को तो आप पहले उसको फायदे बताओगे और बाद में नुकसान बताओगे, तो क्या होगा, उसका टिल्ट किधर जाएगा, रीसेंसी बायस में उसका टिल्ट जाएगा, नहीं लेते हैं गाड़ी, क्योंकि नुकसान आप उसको बाद में बताओगे, लास्ट उसने नुकसान सुने होंगे। अगर आप उसको चाहते हो कि वो बंदा सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे तो पहले आप उसको नुकसान बता दो कि देखो ये 2-3 नुकसान जरूर हैं लेकिन 5-6 फायदे हैं, है ना। तो साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, यहां आंसर में भी खेलेंगे। पहले लिमिटेशन बता दो कि बहरहाल कुछ लिमिटेशंस हैं नीति आयोग के अंदर, क्या स्टेट्स के ऊपर इनकी चलती नहीं है प्लानिंग कमीशन की तरह, तो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स कई बार इसकी रिकमेंडेशन, इसकी रिपोर्ट को स्नब कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी थी टी हक के अंदर, उन्होंने मॉडल टेनेंसी एक्ट ड्राफ्ट किया था। ऑल्दो 2021 में दोबारा मॉडल टेनेंसी एक्ट ड्राफ्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, बट अदरवाइज ऑल्सो देयर वाज 2016 का एक मॉडल टेनेंसी एक्ट था जिसमें लैंड टेनेंसी को लेके, लैंड टेन्योर को लेके कुछ रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है तो मॉडल एक्ट ही आप ला सकते हो, जो स्टेट्स होंगे वो अलग से अपना एक्ट बनाएंगे, ठीक है। स्टेट्स हैव नॉट टेकन एनी इंटरेस्ट इन दैट, तो ये क्योंकि इनके पास पैसे प्रोवाइड करने की पावर नहीं है ना, पैसे की, फंड की एलोकेशन की पावर नहीं, तो स्टेट्स इनकी बात ज्यादा मानते नहीं। दूसरा, क्योंकि ये पॉलिसी प्रोग्राम बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम कर रहे हैं, स्कीम्स की मॉनेटरी वैल्यूएशन कर रहे हैं, थिंक टैंक की तरह काम कर रहे हैं, तो कई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का जो काम है वो कुछ हद तक यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है और नीति आयोग के कहने पे काम हो रहा है, ऐसा कई बार आरोप लगाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसे चलाया जाता है क्योंकि सीईओ की अपॉइंटमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट यहाँ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होती है। गवर्निंग काउंसिल के हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोर ऑफ द कोर है वहां से इसको चलाया जाता है। और इसका मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेसिकली डिपेंड, नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द अदर पर्सपेक्टिव, सिर्फ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से काम चल रहा है। चौथा, इसका क्रिटिसिज्म ये किया जा सकता है कि फिलहाल प्रेजेंट स्टेज में ना तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर अट्रैक्ट करने में नीति आयोग ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। GS3 का आंसर है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है, जरूरी है इसमें लिखना, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड आपको बताना है ना, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपको बात करनी है, तभी मैंने टेनेंसी एक्ट की बात की। खैर, नीति आयोग कैसे एक्टिव पार्टिसिपेंट है, अब हमने कन्विंस करना है जी। पहली चीज तो भाई पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि पॉलिसी जो बनती है उसके आधार पे ही कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं। अब चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, अब चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, इन सब में नीति आयोग थिंक टैंक ने काम किया है और इसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोमेन एक्सपर्ट्स की मदद से नीति आयोग ने अलग अलग डोमेन्स में रिकमेंडेशंस दी है। चाहे वो एसेट मोनेटाइजेशन को लियो, तो हमने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्टार्ट की थी पिछले बजट में। फिर हमने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्होंने ही कमेटी बनाई थी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ही इन्होंने थिंक टैंक बनाया है और कैसे बैटरी रिचार्ज फैसिलिटीज को इंप्रूव करना है, एनहांस करना है। हाइड्रोजन फ्यूल को लेके इन्होंने थिंक टैंक पॉलिसी मेकिंग ड्राफ्ट पॉलिसीज बनाई हैं। स्टार्टअप्स को लेके ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है। इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मेडिकल कमीशन, जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया जिसने रिप्लेस किया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, उसकी भी रिकमेंडेशंस नीति आयोग की तरफ से आई थी। कहने का मतलब जो एक्चुअल में लार्ज स्केल मैक्रो लेवल पे पॉलिसी मेकिंग हो रही है वो अभी भी नीति आयोग के रिकमेंडेशंस पे हो रही है। इसके अलावा कई सारे रिपोर्ट्स और इंडेसेस निकाल के इसने कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया है और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की डेल्टा रैंकिंग्स, जिसमें वो देखता है कि कौन सा सबसे इंप्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट है सब में से, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, ये सारा का सारा जो रिपोर्ट्स और इंडेसेस है ना दोस्तों, ये कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट तो करता ही करता है, लेकिन साथ में ये टेंजिबल बेनिफिट्स या टेंजिबल ग्रोथ को चेक और मेजर करने के बहुत ज्यादा काम आता है। और तो और नीति आयोग के साथ जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस है, DMEO, ये गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करता है, इवैल्यूएशन करता है, उस पर टैब बनाए रखता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है गवर्नमेंट स्कीम्स का कि हम स्कीम तो लॉन्च कर देते हैं, एलोकेशन भी कर देते हैं
और तो और हम उसका टेन्योर भी डिसाइड कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस स्कीम ने परफॉर्म कैसे किया अंटिल अनलेस सीएजी का ऑडिट ना हो। तो सीएजी के ऑडिट की क्यों वेट करनी है, हमें उसको रेगुलर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन करते रहनी चाहिए, और नीति आयोग इसके लिए बहुत ही सक्षम कारगर साबित हो रहा है। एक और फायदा जो नीति आयोग का है कि वो एक दर्पण पोर्टल बना के रखता है एनजीओज के लिए या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इस पोर्टल पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख एनजीओज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड है। अब दर्पण पोर्टल पे रजिस्टर होने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक तो आपको एक तरह से रिकॉग्निशन मिल रही है, एंडोर्समेंट नहीं मिल रही है कि आप एक बहुत अच्छा एनजीओ है, बट आपको रिकॉग्निशन मिल रही है कि नीति आयोग के साथ आपका के पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड हो। दूसरी चीज, कोविड पैंडेमिक के दौरान ये देखा गया कि एनजीओ दर्पण के का जो डेटाबेस है उसमें से एनजीओज के कॉन्टैक्ट्स, एनजीओज के की मदद लेकर कोविड पैंडेमिक के अंदर एसेंशियल सर्विसेज, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब पहुंचाए गए। तो आप कह सकते हो कि ये जो पब्लिक, प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी की पार्टनरशिप है उसको ये बहुत ही अच्छे से डिनोट करती है। और एनजीओ दर्पण पोर्टल जो नीति आयोग डेवलप करता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, नीति आयोग कैसे एक्टिव रोल प्ले करता है, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स और इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कमिटमेंट्स, वो भी नीति आयोग हमारे लिए नोडल एजेंसी है, वही मॉनिटर करता है। कहने का दोस्तों ये मतलब है कि नीति आयोग का रोल बिल्कुल भी कम नहीं है, हमने यही बोलना है, तभी तो मैंने ये पॉइंट बाद में लिखवाए। तो आखिर में आप ये कहोगे कि डिस्पाइट लैकिंग द पावर टू फंड डायरेक्टली, इट इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकिंग विद इट्स वेल रिसर्च, वाइडली कंसल्टेड पॉलिसीज। प्लानिंग कमीशन से अलग है, इनफैक्ट डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, स्टेट्स की ज्यादा कंसल्टेशन है, तो और भी अच्छी बात है। और इस पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा की जो चेंजेस हैं उसमें नीति आयोग एक बहुत ही कारगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे आने वाले समय में। इसमें ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आपने एंड करना है। देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आप क्रिटिकली एनालाइज, दोनों पक्ष रखें। नीति आयोग का कम रोल भी है, नीति आयोग का ज्यादा रोल भी है, लेकिन बाद में जजमेंट पास करनी है आपने, एनालाइज करके एंड में बताना है कि देखिए हमें लगता है कि नीति आयोग का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन आगे आने वाले समय में भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट्स इस आंसर में होने चाहिए थे तो आप उस पॉइंट्स को लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज जस्ट वन वे ऑफ राइटिंग एन आंसर। लेकिन एक अप्रोच जो आपको आंसर लिखने के लिए सोच में डालनी है वो यहाँ से आपको मिल सकती है। तो अगली बार तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।